लैब में शीशे से ग्लास स्लाइड, ये अब ग्लास स्लाइड का ये एक पैकेट पड़ा हुआ है मेरे सामने। ठीक है, इस पैकेट के अगर हम साइड पे देखते हैं तो यहाँ इसके ये कुछ फिगर्स लिखे हुए हैं, नज़र आ रहे हैं सबको? ये इसका लिखा हुआ है 1.0 टू 1.2 mm, ये इसकी मोटाई है। यानी ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड की जो मोटाई है ये 1.0 mm से 1.2 mm तक की इसकी थिकनेस है। ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है थिक, अगर नज़र आ रहा हो तो। ठीक है, तो ये इसकी मोटाई है। ठीक है, उसके साथ आप देखें 25.0 बाय 75.0 mm। ठीक है, ये क्या है? ये इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई है। अगर हम इसको इंचेस में लेंगे तो 3/1 इंच, यानी 3 इंच इसकी लेंथ है, लंबाई है, और इसकी ये जो चौड़ाई है ये तकरीबन 1 इंच है। ठीक है, तो 3/1 इंच इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई है, जबकि इसकी थिकनेस जो है वो 1.0 mm से 1.2 mm की है। ठीक है, तो ये लैब में किसी भी स्पेसिमेन का स्मेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, या अगर हमने लैब में माइक्रोस्कोपी करनी है, हम किसी भी चीज़ को जिसको हम देखना चाह रहे हैं उसको हम इस ग्लास स्लाइड के ऊपर हम इसको उसका स्मेयर बनाएंगे। जो भी चीज़ हम स्लाइड के ऊपर लगाएंगे उसको हम कहेंगे कि हमने उसका स्मेयर बनाया। ठीक है, जो हम स्लाइड बनाएंगे, हाँ वो यूरिन में हो, हाँ वो ब्लड की हो, हाँ वो पस की हो, किसी भी फ्लूइड की हो, CSF की हो, स्पूटम की हो, वगैरह वगैरह। तो जो भी स्पेसिमेन हम इसके ऊपर लगाएंगे उसको हम कहेंगे स्मेयर। ठीक है, तो ये ग्लास स्लाइड, ये शीशे की स्लैब बनी हुई है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी के लिए इस्तेमाल होती है। इसको माइक्रो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास है कवर स्लिप्स। अगर आप देखें तो ये एक कवर स्लिप मेरे हाथ में है। तो इसमें ये अगर इसको देखें यहाँ तो 200 पीसीज इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका साइज़ लिखा हुआ है 18/18, यानी 18x18 mm, यानी मुरब्बा शेप में ये है। ठीक है, तो ये एक जो इसको कवर स्लिप हम कहते हैं, ये कवर स्लिप जो है ये स्लाइड के ऊपर किसी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम इसको कवर स्लिप को अप्लाई कर देते हैं, तो स्लाइड बनाने के लिए, स्मेयर बनाने के लिए। ठीक है ना, तो हम उसके ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यूरिन की स्लाइड बनाई तो उसके डिपॉजिट्स देखने के लिए हम उसके ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से और पर्पज़ में भी ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये जो है ये मुरब्बा शेप में होती है और 18x18 mm की ये कवर स्लिप है। ठीक है, तो ये भी शीशे की बनी होती है। ठीक है, स्मियर बनाने के काम आती है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक कवर स्लिप मेरे पास है। अगर आप इसको देखें तो ये कदरे लंबी कवर स्लिप है। ठीक है, इसी तरह से हेमोसाइटोमीटर के अंदर भी इस कवर स्लिप का साइज़ जो है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसको हम यूज़ टू करते हैं। उसके बाद ये ग्लास स्लाइड है, ये तकरीबन 5.5 इंच सेंटीमीटर,
सॉरी 6 तकरीबन 6.5 सेंटीमीटर ये लंबी टेस्ट ट्यूब है, ये जो मेरे हाथ में है। ठीक है, स्मॉल टेस्ट ट्यूब। ये स्मॉल टेस्ट ट्यूब जो है ना, ये ब्लड सैंपल के लिए यूज़ की जाती है, ब्लड सैंपल के लिए। ठीक है ना। तो इसकी जो ये जो इसका अंदर कुतर है, ठीक है, डायमीटर इसका वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई इसकी 6 सेंटीमीटर और कुतर तकरीबन 1 सेंटीमीटर। और ये इसकी जो यहाँ पे बेस है इसकी, ये थोड़ी सी कर्व है। ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं रख सकते। ये इसको अगर आप खड़ा करना चाहें, हालत सुकून में रखना चाहें कि ये स्टिल यहाँ पे ऐसे किसी सहारे के बगैर खड़ी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको टेस्ट ट्यूब स्टैंड ही की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप टेस्ट ट्यूब स्टैंड में इसको रखेंगे। ठीक है, इसी तरह एक ये मेरे पास एक बड़ी टेस्ट ट्यूब है, लार्ज टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, जैसे हमने यूरिन शुगर करना है बाय बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट लैम्प के साथ, तो हम इसके अंदर इसको यूज़ टू करेंगे। ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूज की टेस्ट ट्यूब होती है। अच्छा, तो इसका जो है ना, इसका डायमीटर तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर जो है ना, इसका ये डायमीटर है इसका। ठीक है, लेंथ इसकी तकरीबन 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जो सेंट्रीफ्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जिसको, लेंथ इसकी 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5.5 सेंटीमीटर, 5 तकरीबन 7। हाँ ठीक है, हाँ ये 5.6 इंच तकरीबन। ठीक है, तो ये तकरीबन बनेगी, अगर हम इसको सेंटीमीटर में लें तो ये तकरीबन बन जाएगी तकरीबन 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सेंट्रीफ्यूज के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ना, सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, डिपॉजिट लेने के लिए, तो वो सेंट्रीफ्यूज के लिए जो इस्तेमाल होती है, उसका ये जो पेंदा है ना, इसका राउंड है, कर्व है, लेकिन उसमें वो इस तरह से होगा, वी शेप में होगा, जिस तरह से वी बनी होती है। ठीक है, तो वो यहाँ से जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो वो जो उसकी वी शेप होगी, उसमें नीचे वो एक ड्रॉप उसका रह जाएगा, डिपॉजिट वहाँ पे सारे आ जाएंगे सेंट्रीफ्यूज होने से। टोटल उसमें जैसे यूरिन की स्लाइड बनाते हैं, तो यूरिन की स्लाइड बना के जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो उसके जितने डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे वहाँ उसके पैंदे में आ जाएंगे। तो वहाँ अगर वो वी शेप में पड़े हुए हैं, वो वी शेप में उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है उसमें, तो वहाँ वो एक ड्राफ्ट जो है उसका वहाँ पे आके ठहर जाएगा, और हम उसको अच्छी तरह से फिर शेक करके तो वहाँ से हम उसको स्लाइड बना लेंगे। ठीक है, तो वो बेस्ट है सेंट्रीफ्यूज, यानी ताकि वो सारे के सारे डिपॉजिट एक जगह पे आ जाए। इसमें करेंगे तो मुमकिन है कि एक तरफ ज़्यादा रह जाए, एक तरफ कम रह जाए। ठीक है, तो फिर इसको हम अच्छी तरह से शेक करेंगे। लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें जितने भी डिपॉजिट हैं वो एक पॉइंट पे वहाँ नीचे बी शेप में उसके आ जाएंगे, और वहाँ पे आके वो सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। और वहाँ से यानी डिपॉजिट के अंदर अगर कोई एक या दो डिपॉजिट भी आ रहे हैं, ठीक है, फ्यू फ्यू जिसको हम कहते हैं, फ्यू कि चंद है, कहीं कोई एक पड़ा हुआ है किसी फील्ड में, कहीं नहीं, तो वो भी वहाँ पे ना हम। अच्छा, उसमें ये तो लैब में अमूमी तौर पे इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आजकल ये अभी मेरे हाथ में ये पर्पल कलर का, इसके ऊपर ये कैप इसकी लगी हुई है। ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है EDTA, यानी इसमें ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में EDTA इस ट्यूब के अंदर मौजूद है, और इसको वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब जो है ना, ये जो पर्पल कलर में, इसमें EDTA मौजूद है और ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखेंगे कि कैसे इनको EDTA की वायल्स कैसे बनानी है लैब के अंदर। ठीक है, वो भी बनाएंगे, तो उसका भी प्रोसीजर देखेंगे। तो ये
लैब के अंदर अभी ये बहुत इन है, मार्केट में अवेलेबल है, और सिंगल यूज़ हम करते हैं इसको, यूज़ टू किया और डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, बेसिकली ये भी ग्लास वेयर की है। ठीक है, तो ये इसके अंदर वैक्यूम है, यानी जैसे ही हम इसमें सिरिंज को यहाँ से नीडल को प्रिक करेंगे, ब्लड स्पेसिमन जो है वो अंदर वैक्यूम होने की वजह से, हवा क्योंकि इसमें से खारिज की हुई है, तो वो उसको सक करेगा, तो ऑटोमेटिकली जितना ब्लड सैंपल इसके अंदर उसकी क्वांटिटी आ सकती है वो आ जाएगी, 3 ml है, 5 ml। ठीक है, उसके बाद ये रेड कलर की है, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लाट एक्टिवेटर। ठीक है, तो इसमें जब हम स्पेसिमन डालेंगे तो इसको क्लाट कर देगा। ठीक है, यानी हमने सरॉलॉजी के टेस्ट करने हैं तो हम इस वायल के अंदर डालेंगे। ठीक है, और अगर हेमाटोलॉजी के करने हैं एडीटीए एंटीकोगुलेंट के साथ तो इसमें डालेंगे। इसी तरह से ये एक येलो कलर की है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है जेल एंड क्लाट एक्टिवेटर। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक जेल उन्होंने रखी हुई है, ये जब इसमें हम डालेंगे स्पेसिमन, चूँकि क्लाट एक्टिवेटर है तो क्लाट हो जाएगा स्पेसिमन, लेकिन जब हम इसको हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज करने से ये होगा कि वो जो क्लाट स्पेसिमन जो क्लाट हो चुका है, यानी वो जो ब्लड का लोथड़ा बन चुका है, वो नीचे चला जाएगा, और ये जेल जो है लोथड़े के एन ऊपर आके, और जो सीरम है वो इससे भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सीरम यानी यहाँ आज़ादाना ऊपर पड़ा हुआ होगा, और दरमियान में ये जेल आ जाएगी, और नीचे इसके ब्लड का लोथड़ा पड़ा होगा। ठीक है, उससे ये होगा, एक तो स्पेसिमन दोबारा से शेक नहीं होगा, या हेमालिसिस का ख़तरा नहीं रहेगा, या उसमें कह लें कि सीरम इजीली आप उसको निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर आपने ट्रांसपोर्ट करना है, अगर क्लाट सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना है तो इस वाइल को इस्तेमाल करें जेल के साथ। ठीक है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए रास्ते में अगर टाइम ज़्यादा स्पेंड भी हो जाता है तो वो, चूँकि जैसे ही आपने इसमें स्पेसिमन डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया तो सीरम ऊपर आ गया। अब सीरम चूँकि ब्लड में से बार बार उसके अंदर तो शेक नहीं हो रहा, क्योंकि उसके दरमियान में जेल आ चुकी है, तो क्या होगा कि वहाँ हेमालिसिस के चांसेस नहीं होंगे। अगर हेमालिसिस होगी तो ऑटोमेटिकली सीरम के अंदर भी वो हेमालिसिस आ जाएगी, सीरम का कलर भी चेंज हो जाएगा, और मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं उनके रिजल्ट्स भी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब जो हैं ये लैब में ग्लास की बनी हुई, शीशे की बनी हुई, ठीक है, स्पेसिमन के लिए, स्मेयर बनाने के लिए, या उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डिपेंड करता है इन वायल्स को, ये वैक्यूम वायल्स को यूज़ कैसे करना है, ये डिपेंड करता है हमारे पास कौन सी। इसी तरह क्लैटिंग मैकेनिज़्म के लिए 3.2% सोडियम साइट्रेट, और ESR के लिए 3.8% सोडियम साइट्रेट की वायल भी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो एंटी कोवलेंट का काम ये होता है कि वो ब्लड को क्लाट होने से बचाता है। ठीक है, तो वो मुख्तलिफ एंटी कोवलेंट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है, तो हम उसको उनको वाइल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। ग्लास रेंज, ठीक है जी, आल ग्लास रेंज, ये मुकम्मल शीशे की बनी हुई सिरिंज होती है। ठीक है, मुकम्मल शीशे की बनी हुई सिरिंज होती है। ये भी मेरे हाथ में है, ये 5 ml की है। ठीक है, तो 5 ml तक ये ग्रेजुएटेड है। ठीक है, तो ये पहले यूज़ होती थी और इनको स्टेलाइज कर लिया जाता था बाद में। ठीक है, स्टेलाइजेशन के अमल से गुजार के इनको स्टेलाइज कर लिया जाता और री यूज़ कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये मुकम्मल शीशे की बनी हुई मुख्तलिफ होती हैं, 10 ml की भी होगी, बड़ी छोटी होती हैं। ठीक है, और इनके जो नीडल्स हैं वो भी स्पेशल बनी होती थी, और उनको बार बार हम क्या करते थे कि स्टेलाइज कर लेते थे। ठीक है, तो हम उसको रीयूज़ कर लेते थे। लेकिन अभी जो सिनेरियो वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब ये है कि अब हमारे पास कोई भी सिरिंज जो है वो डिस्पोजेबल फॉर्म में स्टेलाइज सिरिंज मिल जाती है हमें। ठीक है, तो उसको हम ज़्यादातर उसको स्टेलाइज सिरिंज को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये चूँकि प्लास्टिक की आ रही है तो ये इसको हम कहेंगे प्लास्टिक वेयर में आइए। ठीक है, तो ये जो मुकम्मल शीशे की बनी हुई सिरिंज है, आल ग्लास सिरिंज कहेंगे इसको। ठीक है, आल ग्लास सिरिंज, तो आल ग्लास सिरिंज अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है, शायद वेटनरी में शायद इसका इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, वेटनरी हॉस्पिटल्स के अंदर जानवरों को जो इंजेक्शन वगैरह लगाने वहाँ शायद ये यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन इंसानों के लिए अब ये इस्तेमाल नहीं की जाती, मोस्टली इसको अवॉइड किया जाता है।
उसके बाद लैब में सेपरेट लैब, ठीक है, इसके भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लैब के अंदर मुख्तलिफ, जैसे हमने स्लाइड को स्मेयर जैसे हम बैक्टीरियोलॉजी में बना रहे होते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने बायर लूप को भी स्टेलाइज करना है, ठीक है। तो इसी तरह से स्लाइड को भी हम